Hello everyone. Welcome back to the Global Commerce Academy. इस वीडियो में हम सीएस एग्जीक्यूटिव टैक्स लॉस का फेमा चैप्टर 1 डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आज के इस लॉन्ग लेक्चर में हम टॉपिक 1 से टॉपिक 10 कवर करेंगे। ये लेक्चर फेमा का बेस क्लियर कर देगा, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक 1 इंट्रोडक्शन, फेमा सीएस एग्जीक्यूटिव। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 फेमा एक इंडियन लॉ है जो फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड सभी ट्रांजैक्शंस को रेगुलेट और मैनेज करता है। फेमा 1 जून 2000 से इफेक्टिव हुआ और इसने पुराना लॉ फेरा 1973 को रिप्लेस किया। फेरा का नेचर बहुत स्ट्रिक्ट और कंट्रोल ओरिएंटेड था, जबकि फेमा का अप्रोच लिबरल और फैसिलिटेटिव है। फेमा का मेन ऑब्जेक्टिव है फॉरेन ट्रेड और पेमेंट्स को फैसिलिटेट करना, इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को डेवलप और मेंटेन करना। फॉरेन एक्सचेंज का सिस्टेमैटिक मैनेजमेंट करना फेमा पनिशमेंट बेस्ड एक्ट नहीं है, बल्कि सिविल लॉ है। इसमें वायोलेशंस को क्राइम नहीं माना जाता, बल्कि पेनल्टी के थ्रू सेटल किया जाता है। इसी वजह से फीमा को बिजनेस फ्रेंडली लॉ कहा जाता है। फीमा के अंडर ट्रांजैक्शंस को मेनली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस जैसे इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रैवल, एजुकेशन फीस। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस जैसे इन्वेस्टमेंट, बोरोइंग, इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस। फीमा आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर्स देता है। आरबीआई ऑपरेशनल कंट्रोल रखता है, बैंक्स, फॉरेक्स डीलर्स, रिमिटेंसेस, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसी डिसीजंस लेती है, स्पेशली कैपिटल अकाउंट मैटर्स में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फीमा का इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फेरा वर्स फीमा का डिफरेंस, फेमा का ऑब्जेक्टिव नेचर ऑफ फीमा, सिविल लॉ, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। यहीं टॉपिक 1 कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक 2 रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। टॉपिक 2 रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। फीमा का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई और इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज मिलकर फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस को रेगुलेट करते हैं। इस फ्रेमवर्क का पर्पस है फॉरेन एक्सचेंज का स्मूथ फ्लो इंश्योर करना और मिसयूज को कंट्रोल करना। सेंट्रल गवर्नमेंट फीमा के अंडर ओवरऑल पॉलिसी मेकिंग अथॉरिटी होती है। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस से रिलेटेड रूल्स बनाना सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट फॉरेन एक्सचेंज से जुड़ी पॉलिसीज नोटिफाई करती है, जैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ओवरसीज बोरोइंग और प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई फीमा का मेन इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी है। आरबीआई को पावर दी गई है कि वो रेगुलेशंस और सर्कुलर्स इश्यू करे, ऑथराइज्ड पर्सन्स, बैंक्स, मनी चेंजर्स को लाइसेंस दे, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस को रेगुलेट करे, रिपोर्टिंग और कंप्लायंस फ्रेमवर्क सेट करे। आरबीआई डेली बेसिस पर फॉरेक्स मार्केट को कंट्रोल करता है, जैसे रिमिटेंसेस, एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स और फॉरेन करेंसी डीलिंग्स। फीमा का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क रूल्स, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशंस और डायरेक्शंस के थ्रू काम करता है। रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, रेगुलेशंस आरबीआई बनाता है, नोटिफिकेशंस एनएम्प, सर्कुलर्स, क्लैरिफिकेशंस और प्रोसीजरल गाइडेंस के लिए। इस फ्रेमवर्क का एक इंपॉर्टेंट फीचर है ऑथराइज्ड पर्सन सिस्टम। सिर्फ आरबीआई अप्रूव्ड एंटिटीज ही फॉरेन एक्सचेंज डील कर सकती हैं। इसे इलीगल फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस पर कंट्रोल रहता है। इन्फोर्समेंट के लिए डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट और एजुडिकेटिंग अथॉरिटीज अपॉइंट किए जाते हैं। ये वायोलेशंस को इन्वेस्टिगेट करते हैं और पेनल्टीज इम्पोज करते हैं। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फीमा का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फैसिलिटेटिव प्लस रेगुलेटरी दोनों नेचर का है। इसका एम रिस्ट्रिक्शन नहीं, बल्कि रेगुलेशन के थ्रू इकोनॉमिक ग्रोथ सपोर्ट करना है। टॉपिक 2 यहीं कंप्लीट होता है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक 3 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। टॉपिक 3 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। फेमा को प्रॉपर्ली समझने के लिए उसकी डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा एक्ट इन्हीं टर्म्स पर बेस्ड है। सीएस एग्जीक्यूटिव एग्जाम में डेफिनेशन से डायरेक्ट शॉर्ट नोट्स और एमसीक्यूज आते हैं। ऑथराइज्ड पर्सन वो एंटिटी होती है
जो आरबीआई से परमिशन लेकर फॉरेन एक्सचेंज डील करती है। इसमें ऑथराइज्ड डीलर्स, बैंक्स, मनी चेंजर्स और ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स शामिल होते हैं। ये फेमा के रूल्स के अकॉर्डिंग हाई ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब फॉरेन करेंसी और फॉरेन एसेट से होता है। इसमें फॉरेन बैंक डिपॉजिट्स, ट्रैवलर चेक्स, फॉरेन ड्राफ्ट्स और लेटर्स ऑफ क्रेडिट इंक्लूड होते हैं। फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी का मतलब वो करेंसी है जो इंडिया के बाहर लीगल टेंडर होती है। J's US dollar, euro, pound, yen etc. करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होता है जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं होता, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट पेमेंट्स, ट्रैवल एक्सपेंसेस, एजुकेशन फीस, मेडिकल एक्सपेंसेस। ये ट्रांजैक्शंस जनरली फ्रीली परमिटेड होते हैं। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन वो होता है जो एसेट्स और लायबिलिटीज को चेंज करता है, जैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बोरोइंग, एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये ट्रांजैक्शंस रिस्ट्रिक्टेड होते हैं और गवर्नमेंट आरबीआई अप्रूवल चाहिए होता है। पर्सन में इंडिविजुअल, कंपनी, फर्म, एसोसिएशन, ब्रांच और एजेंसी सब इंक्लूड होते हैं, चाहे वो इंडिया में हो या बाहर। पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, जो पर्सन इंडिया में नॉर्मली 182 डेज से ज्यादा रहता है, उसे रेजिडेंट माना जाता है, कुछ एक्सेप्शंस के साथ। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि डेफिनेशन के एग्जैक्ट वर्ड्स और डिफरेंस बिटवीन करंट एंड एम्प कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या है। टॉपिक 3 कंप्लीट। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक 4, ऑथराइज्ड पर्सन। टॉपिक 4, ऑथराइज्ड पर्सन। फेमा के अंडर ऑथराइज्ड पर्सन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ऑथराइज्ड पर्सन वो पर्सन या एंटिटी होती है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई से ऑथराइजेशन लेकर फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन सिक्योरिटीज में डील करती है। फेमा के अकॉर्डिंग कोई भी पर्सन बिना आरबीआई की परमिशन के फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता। ऑथराइज्ड पर्सन के 3 मेन टाइप्स होते हैं। 1. ऑथराइज्ड डीलर्स, एड्स, मोस्टली बैंक्स जो फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस हैंडल करते हैं। 2. मनी चेंजर्स जो फॉरेन करेंसी को बाय और सेल करते हैं। 3. ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स। एनी अदर पर्सन जिसे आरबीआई ऑथराइज करे। ऑथराइज्ड पर्सन का रोल सिर्फ ट्रांजैक्शन करना नहीं होता, बल्कि ये एंश्योर करना भी होता है कि ट्रांजैक्शन फेमा के प्रोविजंस, रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग हो। अगर कोई ट्रांजैक्शन डाउटफुल लगे तो ऑथराइज्ड पर्सन को उससे रिफ्यूज करने का राइट होता है। ऑथराइज्ड पर्सन को फॉलोइंग ड्यूटीज परफॉर्म करनी होती है। कस्टमर से प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लेना, ट्रांजैक्शन का पर्पस वेरीफाई करना, आरबीआई के डायरेक्शंस फॉलो करना, रिपोर्टिंग और रिकॉर्ड मेंटेनेंस करना। अगर ऑथराइज्ड पर्सन फीमा का वायोलेशन करता है तो उस पर भी पेनल्टी और कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस हो सकती है। इसलिए बैंक्स और फॉरेक्स डीलर्स कंप्लायंस पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ऑथराइज्ड पर्सन एक इंटरमीडियरी होता है आरबीआई और पब्लिक के बीच। फॉरेन एक्सचेंज का फ्लो इसी चैनल के थ्रू होता है ताकि इलीगल ट्रांजैक्शंस और ब्लैक मनी पर कंट्रोल रहे। यहीं टॉपिक 4 कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक 5 करेंसी नोट्स। टॉपिक 4 करेंसी नोट्स। फीमा के अंडर करेंसी नोट्स का कंसेप्ट इंडियन करेंसी और फॉरेन करेंसी दोनों पर अप्लाई होता है। करेंसी नोट्स का मतलब पेपर करेंसी होता है, चाहे वो इंडियन करेंसी हो या फॉरेन करेंसी। फीमा का ऑब्जेक्टिव ये इंश्योर करना है कि करेंसी नोट्स का मूवमेंट कंट्रोल्ड और लीगल हो। इंडियन करेंसी का मतलब वो करेंसी है जो इंडिया में लीगल टेंडर है, जैसे रुपी नोट्स। फीमा के अकॉर्डिंग कोई भी पर्सन बिना आरबीआई की परमिशन के इंडियन करेंसी को इंडिया के बाहर ले नहीं जा सकता, एक्सेप्ट कुछ परमिटेड केसेस जैसे ट्रैवल टू नेपाल और भूटान, जो सब्जेक्ट टू लिमिट्स होते हैं। फॉरेन करेंसी नोट्स का मतलब फॉरेन कंट्री की लीगल करेंसी जैसे यूएस डॉलर, यूरो एक्सेट्रा। फीमा के रूल्स के अकॉर्डिंग
फॉरेन करेंसी इंडिया में लाना जनरली परमिटेड है, लेकिन अगर अमाउंट प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से ज्यादा हो तो डिक्लेरेशन मैंडेटरी होती है। फॉरेन करेंसी को इंडिया से बाहर ले जाने के लिए रूल्स और लिमिट्स डिफाइन हैं। यूजुअली वही फॉरेन करेंसी बाहर ले जाई जा सकती है जो लीगली इंडिया में लाई गई हो और प्रॉपर्ली डिक्लेयर की गई हो। करेंसी नोट्स से रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस का पर्पस है मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करना, इलीगल फॉरेक्स मूवमेंट को कंट्रोल करना, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन करना। ऑथराइज्ड पर्सन्स जैसे बैंक्स और मनी चेंजर्स के थ्रू ही करेंसी एक्सचेंज करना अलाउड होता है। अगर कोई पर्सन अनऑथराइज तरीके से करेंसी एक्सचेंज करता है या इलीगल करेंसी मूवमेंट करता है तो फीमा के अंडर पेनल्टी लग सकती है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस आते हैं जैसे इंडियन करेंसी को बाहर ले जाने के रूल्स, फॉरेन करेंसी डिक्लेरेशन रिक्वायरमेंट्स और आरबीआई की परमिशन कब चाहिए। टॉपिक 5 कंप्लीट। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक 6 एक्सपोर्ट। टॉपिक 6 एक्सपोर्ट। फीमा के अंडर एक्सपोर्ट का मतलब है इंडिया से गुड्स या सर्विसेज को फॉरेन कंट्री में सप्लाई करना। एक्सपोर्ट इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स का मेजर सोर्स होता है, इसलिए फीमा एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शंस को क्लोजली रेगुलेट करता है ताकि फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में प्रॉपर्ली रियलाइज और रिपेट्रिएट हो। फीमा के अकॉर्डिंग जब कोई पर्सन गुड्स या सर्विसेज एक्सपोर्ट करता है तो उससे एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन करनी होती है। इस डिक्लेरेशन का पर्पस ये होता है कि गवर्नमेंट और आरबीआई को पता हो कि कितना फॉरेन एक्सचेंज एक्सपेक्टेड है और कब तक इंडिया में आना चाहिए। एक्सपोर्ट प्रोसीड्स का मतलब एक्सपोर्ट से मिलने वाला फॉरेन एक्सचेंज होता है। फीमा के रूल्स के अकॉर्डिंग एक्सपोर्टर को ये प्रोसीड्स प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट के अंदर इंडिया में लाना मैंडेटरी होता है। अगर एक्सपोर्टर फॉरेन एक्सचेंज को इंडिया में नहीं लाता तो ये फीमा वायोलेशन माना जाता है। आरबीआई एक्सपोर्टर्स को कुछ रिलैक्सेशंस भी देता है, जैसे जेन्युइन केसेस में रियलाइजेशन के लिए एक्सटेंडेड टाइम और कंडीशंस के साथ अनरियलाइज्ड एक्सपोर्ट प्रोसीड्स का राइट ऑफ। एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शंस जनरली ऑथराइज्ड डीलर्स यानी बैंक्स के थ्रू रूट किए जाते हैं। बैंक्स इंश्योर करते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन, रिपोर्टिंग और रियलाइजेशन फीमा के अकॉर्डिंग हो। सर्विसेज एक्सपोर्ट में भी सेम रूल्स अप्लाई होते हैं, जैसे आईटी सर्विसेज, कंसल्टेंसी और एजुकेशन सर्विसेज। इन सब केसेस में भी फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में लाना जरूरी होता है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन का पर्पस, रियलाइजेशन और रिपेट्रिएशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड्स और आरबीआई की पावर्स। टॉपिक 6 कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक 7 फॉरेन एक्सचेंज। टॉपिक 7 फॉरेन एक्सचेंज। फीमा के अंडर फॉरेन एक्सचेंज एक कोर कॉन्सेप्ट है। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब सिर्फ फॉरेन करेंसी ही नहीं होता, बल्कि फॉरेन एसेट्स और फॉरेन क्रेडिट्स भी इसमें इंक्लूड होते हैं। सिंपल वर्ड्स में फॉरेन एक्सचेंज वो वैल्यू है जो इंडिया के बाहर पेएबल या रिसीवेबल होती है। फॉरेन एक्सचेंज में ये सब इंक्लूड होते हैं फॉरेन करेंसी जैसे यूएसडी, यूरो और पाउंड, फॉरेन बैंक डिपॉजिट्स, ट्रैवलर्स चेक्स, फॉरेन ड्राफ्ट्स और लेटर्स ऑफ क्रेडिट और फॉरेन सिक्योरिटीज और इंस्ट्रूमेंट्स। फीमा का में एम फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करना है, न कि उस पर अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस लगाना। इसलिए फीमा ने फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस को करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस में डिवाइड किया है। फॉरेन एक्सचेंज का यूज सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सन के थ्रू ही अलाउड है, मतलब कोई भी इंडिविजुअल या बिजनेस डायरेक्टली फॉरेन एक्सचेंज डील नहीं कर सकता बिना आरबीआई ऑथराइज्ड बैंक या डीलर के। इससे इलीगल फॉरेक्स ट्रेडिंग और ब्लैक मार्केट पर कंट्रोल रहता है। फीमा के अंडर फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड में रूल्स ये होते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज का रिसीप्ट और पेमेंट आरबीआई के डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए, अनऑथराइज्ड होल्डिंग या डीलिंग प्रोहिबिटेड है और रिपोर्टिंग और डॉक्यूमेंटेशन मैंडेटोरी होती है। फॉरेन एक्सचेंज इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स फॉरेन एक्सचेंज पर डिपेंड करते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट से फॉरेक्स इनफ्लो होता है और बैलेंस ऑफ पेमेंट से स्टेबल रहता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अक्सर फॉरेन एक्सचेंज की डेफिनेशन, ऑथराइज्ड पर्सन का रोल और अनऑथराइज्ड डीलिंग्स के कॉन्सिक्वेंस पूछे जाते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अक्सर फॉरेन एक्सचेंज की डेफिनेशन, ऑथराइज्ड पर्सन का रोल और अनऑथराइज्ड डीलिंग्स के कॉन्सिक्वेंस पूछे जाते हैं। टॉपिक 7 कंप्लीट। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक 8 फॉरेन करेंसी। टॉपिक 8 फॉरेन करेंसी। फीमा के अकॉर्डिंग फॉरेन करेंसी का मतलब वो करेंसी है जो इंडिया के बाहर लीगल टेंडर होती है। सिंपल वर्ड्स में जो करेंसी किसी फॉरेन कंट्री में लीगली यूज होती है
वही फॉरेन करेंसी कहलाती है, जैसे यूएस डॉलर, यूरो, ब्रिटिश पाउंड और जापानीज येन। फॉरेन करेंसी सिर्फ पेपर नोट्स तक लिमिटेड नहीं होती। इसमें कॉइन्स, बैंक बैलेंसेस, ट्रैवलर चेक्स, ड्राफ्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस भी इंक्लूड होते हैं जब वो फॉरेन करेंसी में पेएबल होते हैं। फीमा फॉरेन करेंसी के होल्डिंग, यूज और मूवमेंट को रेगुलेट करता है। कोई भी पर्सन बिना आरबीआई की परमिशन के फॉरेन करेंसी को होल्ड, अक्वायर या ट्रांसफर नहीं कर सकता एक्सेप्ट परमिटेड केसेस। जनरली फॉरेन करेंसी का एक्सचेंज सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सन्स के थ्रू ही अलाउड होता है। फॉरेन करेंसी इंडिया में लाना यूजुअली परमिटेड होता है, लेकिन अगर अमाउंट प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से ज़्यादा हो तो कस्टम्स डिक्लेरेशन मैंडेटरी होती है। इसी तरह फॉरेन करेंसी को इंडिया से बाहर ले जाने के लिए भी लिमिट्स और कंडीशंस होती हैं। फॉरेन करेंसी का रेगुलेशन इसलिए ज़रूरी है ताकि इलीगल फॉरेक्स ट्रेडिंग रोकी जा सके, मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला ट्रांजैक्शंस प्रिवेंट हो और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पर कंट्रोल बना रहे। बिजनेस और इंडिविजुअल्स दोनों के लिए आरबीआई स्पेसिफिक गाइडलाइंस इशू करता है, जैसे ट्रैवल अलाउंस, एजुकेशन फीस और मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए फॉरेन करेंसी यूजेज। एग्जाम में कॉमन क्वेश्चंस फॉरेन करेंसी की डेफिनेशन, होल्डिंग और मूवमेंट के रूल्स और ऑथराइज्ड पर्सन के थ्रू डीलिंग पर आते हैं। टॉपिक 8 कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक 9 करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। टॉपिक 9 करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। फीमा के अंडर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन का मतलब है ऐसा ट्रांजैक्शन जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं होता। सिंपल लैंग्वेज में ये डे टू डे फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस होते हैं जो बिजनेस, ट्रैवल, एजुकेशन और सर्विसेज से रिलेटेड होते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस इंक्लूड इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पेमेंट्स, फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंसेस, एजुकेशन एंड मेडिकल एक्सपेंसेस अब्रॉड, इंटरेस्ट पेमेंट्स एंड शॉर्ट टर्म रेमिटेंसेस। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस आर जनरली फ्रीली परमिटेड होते हैं अंडर फीमा, मतलब इनके लिए नॉर्मली आरबीआई की प्रायर परमिशन नहीं चाहिए होती। ये फीमा का लिबरल फीचर है जो फॉरेन ट्रेड और सर्विसेज को प्रमोट करता है। हाउएवर सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि वो कुछ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सके। ये रिस्ट्रिक्शंस नेशनल इंटरेस्ट, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए होती हैं। फीमा ने करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शंस जो बिल्कुल अलाउड नहीं होते, रिस्ट्रिक्टेड ट्रांजैक्शंस जिनके लिए प्रायर अप्रूवल चाहिए होती है, और परमिटेड ट्रांजैक्शंस जो फ्रीली अलाउड होते हैं। आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस के रूल्स बनाते हैं और ऑथराइज्ड पर्सन्स इंश्योर करते हैं कि ट्रांजैक्शन का पर्पस जेन्युइन हो और डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो। एग्जाम के लिए डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स और गवर्नमेंट और आरबीआई की पावर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक 9 कंप्लीट। अब हम लास्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक 10 कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। टॉपिक 10 कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। फीमा के अंडर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होता है जो एसेट्स या लाइबिलिटीज को अफेक्ट करता है, चाहे वो इंडिया के अंदर हो या बाहर। सिंपल वर्ड्स में ये लॉन्ग टर्म नेचर के फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस होते हैं जो इन्वेस्टमेंट और ओनरशिप से रिलेटेड होते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, बोरोइंग और लेंडिंग अब्रॉड, एक्विजिशन या ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज टू नॉन रेसिडेंट्स शामिल होते हैं। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस फ्रीली परमिटेड नहीं होते। इनके लिए आइदर आरबीआई या सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए होती है। फीमा का अप्रोच कैपिटल अकाउंट में कॉशियस होता है क्योंकि ये ट्रांजैक्शंस इकोनॉमी पर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डालते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस स्पेसिफाई करे और उनके लिमिट्स और कंडीशंस डिफाइन करे। आरबीआई को अथॉरिटी होती है ऑपरेशनल गाइडलाइंस इशू करने की। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन का में पर्पस फॉरेन इन्वेस्टमेंट को रेगुलेट करना, एक्सटर्नल डेट को कंट्रोल करना और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन करना होता है। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस में रिपोर्टिंग और कंप्लायंस बहुत स्ट्रिक्ट होती है। हर ट्रांजैक्शन प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और टाइमलाइंस के साथ होना चाहिए। एग्जाम में कॉमनली करंट और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के डिफरेंस, एग्जाम्पल्स और अप्रूवल अथॉरिटी पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, यहीं पर फीमा चैप्टर 1 के टॉपिक 1 से टॉपिक 10 कंप्लीट होते हैं। टॉपिक 11 से टॉपिक 20 का डिटेल्ड वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल द ग्लोबल कॉमर्स एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें।